या ओके यस। तो साथियों, आज के विषय के बारे में आप सबको पता है, मैं इसमें ज़्यादा अभी समय नहीं व्यतीत करूंगा। कुछ कुछ रेफरेंस यहाँ देना बहुत ज़रूरी है। कल धम्म दीक्षा के जो 64 जो हमारा एनिवर्सरी था, अ, उसमें डॉक्टर जयश्री कचार पगारे, जो मेडिकल ऑफिसर है मुंबई में, उन्होंने 10,000 का जो सेमिनरी है, कर्जत सेमिनरी के लिए उन्होंने दान, अपना धम्मदान उन्होंने दिया है। और उनके भाई जो है, अभी कुछ दिन पहले उनके ब्रदर कुछ दिन पहले लेट श्री गुरुदत्त कचार पगारे, उनका कुछ दिन पहले उनका निर्वाण हुआ। तो वो पगारे जी के ऑन बिहाफ पे उन्होंने 10,000 रुपए का धम्मदान उन्होंने घोषित किया। साथ में आयुष्मान आशीष मोहन निकम जी है, जो बीएमसी में है ऑफिसर, उन्होंने 10,000 रुपए का धम्मदान उन्होंने कल उन्होंने ऑलरेडी वो बैंक में ट्रांसफर कर दिया। और हमारे मित्र है मिस्टर संजय परुलकर, उन्होंने भी, उनकी जो बेटी है जो लॉ कर रही है हैदराबाद में, तो वो सेजल परुलकर, उसके नाम से उन्होंने 5,000 रुपये का कल धम्मदान उन्होंने दिया। और उसके पहले उनका जो बेटा है सुप्रीत परुलकर, जो लंदन में है, अभी आर्टिस्ट है एनिमेशन फील्ड में, तो उसके ओर से भी 5,000 रुपये का उन्होंने दम्मदान घोषित किया है। तो कल का दिन हमारे लिए बहुत अच्छा रहा सेमिनरी के लिए। मेरी संतोष जी से भी बात हुई, संतोष जी ने भी कहा कि सर बहुत अच्छा हुआ, कल का काफी ऑस्पिशियस डे था, और ये ऑस्पिशियस दिन में हमारे बहुत सारे जो उपासक उपासिकाएं हैं, ये जो करजत की जो सेमिनरी बन रही है, उसके लिए उन्होंने बहुत अच्छे सहृदयता से उन्होंने उसके धम्मदान दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद उन सबका, बहुत बहुत साधुवाद हम व्यक्त करते हैं ये कार्यक्रम के माध्यम से भी। और जो भी लोग इससे जुड़ते हैं वो स्व इच्छा से आते हैं और वो दान वो इसके लिए कर रहे हैं। और काफी अच्छा लग रहा है कि ये जो जो हमने कार्य हाथ में लिया है वो सफलतापूर्वक हो रहा है। और हम विश्वास है, हमें पूरा विश्वास है कि ये जो सेमिनरी का जो प्रोजेक्ट है वो हम लोग जल्दी से जल्दी पूरा कर पाएंगे। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर योर धम्मदाना एवरीबॉडी। और मैसेज जो रोहिणी मैडम है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद हम करते हैं कि उनके माध्यम से ये सारा हमको धन्यवाद दो 3 लोगों का मिला है। तो थैंक यू वंस अगेन। और अभी मैं बंते जी को निवेदन करता हूँ कि बंते जी, आज का जो विषय है धम्म दीक्षा के 64 वर्ष एक स्वच्छ चिंतन, इसके विषय पर अपनी आज की देशना प्रारंभ कीजिए। बंते जी प्लीज। धम्म भाइयों और बहनों, आज का विषय वैसे बहुत भारी गंभीर चिंतन का नहीं है। इसके बारे में जो कुछ चिंतन करना था वो स्वयं परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने किया है। तो इस विषय का चिंतन नहीं है, चिंतन तो हमें इस विषय का करना है कि जो बाबा साहब ने सोचा उस पर अमल करने में कौन सी बाधाएं पैदा हुई। तत्वज्ञान समझने का विषय खत्म हो चुका है। जो जानना चाहिए हम जान चुके हैं, समझना चाहिए समझ चुके हैं, और जिस उद्देश्य से सब कुछ किया था उससे भी हम काफी वाकिफ हैं। लेकिन सवाल सिर्फ यहाँ आकर रुक जाता है कि जो परिणाम इससे अपेक्षित थे, जो इस देश में होना चाहिए था परिवर्तन, क्योंकि बुद्ध धम्म का ये स्वीकार बाबा साहब ने इस देश में संपूर्ण परिवर्तन लाने के लिए किया है। तो ये परिवर्तन में संपूर्ण न सही, लेकिन थोड़ा थोड़ा कुछ परिवर्तन होना तो चाहिए, वो दिखना भी चाहिए, उसके परिणाम नजर आने चाहिए। तो हमारे चिंतन का विषय आज जो है, इस धम्म स्वीकार के, हम कहते हैं धम्म विजय दिन के 64
वर्षगांठ पर, तो चिंतन हमारा यही है कि हम आत्म परीक्षण करें, हम स्वयं की जांच करें कि जिस बेहतरीन मार्ग पर चलने के लिए बाबा साहब ने हमें प्रेरित किया था, प्रोत्साहित किया था, और उस मार्ग का भली भांति उन्होंने प्रदर्शन भी किया था, फिर चलने में हम कहाँ अटक गए, हमारी स्पीड, हमारी गति कितनी रही, और इसमें दिक्कतें कौन सी पैदा हुई। इन बातों को अगर नहीं समझे हम, तो शायद हम खुद को भी न्याय नहीं दे पाएंगे, फिर औरों के न्याय की तो बात ही नहीं करनी चाहिए। इसलिए सर्वप्रथम मैं आपके सामने बाबा साहब ने जिस तरह से सोच रखी थी, उस सोच का एक सारांश रूप में कुछ प्रदर्शित करना चाहता हूं। देखिए, बाबा साहब एक ऐसे अनोखे ज्ञानी थे, तत्व चिंतक थे, भविष्य में दूर तक देखने की क्षमता उनमें थी। उन्होंने जीवन में जो कदम उठाया, हर कदम बहुत सोच विचार कर, बहुत ही सावधानी से और निश्चित दिशा की तरफ आगे बढ़ने के लिए उठाया था। कुछ वो पाना चाहते थे, कहीं पहुंचना चाहते थे, केवल अकेले नहीं, लेकिन पूरे समाज को लेकर वहां पहुंचना चाहिए थे। कहाँ पहुंचना चाहते थे, तो इसकी तरफ हमें थोड़े से झांकना जरूरी है। उन्होंने ये देखा था कि आमतौर भारत में दुख ही दुख है, और इतना भयंकर दुख है, और सब का सब, यानी ज्यादा से ज्यादा उसमें से ये मनुष्यों ने निर्माण किया हुआ है। धर्म के नाम पर किया है, श्रद्धा के नाम पर किया है, न जाने किस किस नाम पर किया है, लेकिन लोगों ने इस दुख को निर्माण किया है। मनुष्य जीवन को उन्होंने तहस नहस कर दिया है। वो मनुष्य के रूप में जीने के लायक नहीं छोड़ा किसी को। तो इस परिस्थिति में आखिर बदलाव लाना है, तो बाहरी बदलाव लाने से काम नहीं चलेगा। उनकी जरूरत कुछ हद तक है, उसकी कुछ सीमा है, लेकिन उसके पश्चात जो बदलाव आना चाहिए वो प्रत्यक्षात मनुष्य में ही बदलाव आना चाहिए। अगर मनुष्य बदला, मनुष्य का व्यवहार बदला, आपस में जो रिश्ते नाते हैं वो बदल गए, तो बदल होगा, सही बदल होगा, सही परिवर्तन होगा। लेकिन अगर यही नहीं हुआ तो समझ लीजिए कि कुछ नहीं हुआ। तो बाबा साहब ने पहली बार भारत में, उससे पहले किसी ने ये बात नहीं कही थी, लेकिन बाबा साहब ने पहली बार घोषणा की कि भारत में सबसे बुरी बात जो है, सभी बुराइयों की जो जड़ है, वो जातिवाद है, और इस जातिवाद को उखाड़ फेंकना जरूरी है। और चूंकि ये जातिवाद किसी धर्म ने निर्माण भी किया है और उसको कायम रखा भी है, और धर्म श्रद्धा के बल पर वो आज तक चलते भी आया है, तो धर्म श्रद्धा के साथ इस जातिवाद की जो जड़ है, वो सब जड़ धर्म श्रद्धा में है, उन शास्त्रों में, ग्रंथों में है, उस धर्म की शिक्षा में है। तो वहीं से उनको उखाड़ फेंकना जरूरी है। ये बाबा साहब ने अपने जीवन में पहली बार कहा, जाति का विच्छेद होना चाहिए, वो मूलतः नष्ट होनी चाहिए। और इस पर उनका दिया हुआ भाषण आप सब सभी जानते हैं। तो ये उनका ध्येय था, और इस तरफ आगे बढ़ रहे थे। जीवन में उन्होंने जो कुछ पाया, जो कुछ सुधार किए, जो कुछ हक पाए, ये तो व्यावहारिक जीवन से जुड़े हुए थे कि व्यावहारिक जीवन में कम से कम हो जाए। लेकिन अंततः
इन सभी अन्याय और बुराई की जड़ जो मन में है वहां से उखाड़ फेंकना जरूरी है। तो मैंने जो बाबा साहब के जीवन का अध्ययन आज तक किया है उसमें मुझे बाबा साहब के जीवन कार्य लगभग 20 मुद्दे नजर आए हैं। तो उसको हम थोड़ी सी पढ़ेंगे, उस पर कुछ प्रवचन करने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ पढ़ने से भी समझ में आ जाते हैं और फिर आगे बढ़कर हम अपने आत्मचिंतन को जरा खोजने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला कलम है उनके, ये 20 पॉइंट प्रोग्राम है बाबा साहब का। उसमें पहला पॉइंट है अनाइलेशन ऑफ कास्ट, जात पात का विच्छेद करना, मूल से उसको उखाड़ फेंकना। दूसरा कलम है जात पात का विच्छेद, पहला कलम है। दूसरा कलम है उसको मूल से उखाड़ फेंकना, केवल जात पात नहीं मानना या उसमें कुछ बदलाव लाना, यहां तक सीमित बात नहीं थी उनकी, वो मूल से जड़ से उखाड़ फेंकना जरूरी है, ये दूसरी बात थी। और फिर किस तरह से उखाड़ फेंका जाए, तो तीसरा मुद्दा है, तीसरा कलम है जाति विच्छेद केवल उस धर्म के त्याग से ही नष्ट हो सकता है। जब तक वो धर्म है, उसको मानने वाले लोग हैं, जाति जरूर रहेगी जीवित, वो नष्ट होने वाली नहीं है। तो जातिवाद को नष्ट करना है तो उसका मूल, उसकी जड़ जिस धर्म में है उसका ही परित्याग करना चाहिए। तो धर्म परिवर्तन, धर्मांतर, इसका महत्व इतना था। और हम आज की तारीख को देते हैं कि जातिवाद के सबसे बुरे शिकार हुए जो पहले शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और अन्य पिछड़े जाति वर्ग के लोग थे, उन्होंने आज तक इस मुद्दे को सही ढंग से पहचाना नहीं। वे आज भी जात को पकड़ कर रखे, चिपके हुए हैं और नहीं समझ पाते कि जात पात इस तरह से नष्ट नहीं होगा। उस वातावरण से, उस सिचुएशन से आपको बाहर निकलना ही चाहिए। जिस वातावरण में अन्याय होता है उस अन्याय के तहत रहकर अन्याय से मुक्त नहीं हो पाएगा। जिस वातावरण के कारण अन्याय होता है उस वातावरण से बाहर निकलना यही एक पर्याय है, क्योंकि उस वातावरण को परिवर्तित करने की क्षमता आप में नहीं है, उसमें बदलाव लाने की ताकत आप में नहीं है। तो एक ही मार्ग है कि जो बुराई की जड़ है उसको त्याग दे। तो धर्मांतर का जो महत्व है, दुर्भाग्य से भारतीय जनता के आज भी पल्ले नहीं पड़ा है, आज भी समझ में नहीं आया है। और इसलिए लिखाई पढ़ाई इसमें बहुत प्रगति होने के बावजूद भी लोग जाति को मानते हैं, जाति पर विश्वास करते हैं और उसको छोड़ने के लिए कबूल नहीं है। मुझे खेद के साथ ये कहना पड़ता है कि कितने सारे पहले शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के लोग विदेश में जाकर रह रहे हैं। आश्चर्य होता है कि विदेश में रहते हुए जहां जातिवाद का कोई मूल्य नहीं है, उसका अस्तित्व नहीं है, वहां के समाज में वो है ही नहीं, फिर भी उस समाज में जाकर आप जातिवाद को पकड़कर क्यों जीते हो? खुद को शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स क्यों कहते रहते हो? कौन सी दिक्कत है उसको छोड़ने में? लेकिन अब भी विदेश में रहने वाले हमारे लोग जात पात को छोड़कर बौद्ध नहीं बन रहे हैं। इसका मुझे बहुत बड़ा बुरा लगता है। कितना भारी अज्ञान है। बाबा साहब ने जो सोचा था उनकी सोच को समझना भी हमारे आप ही के मानो बाहर हो गया। तो तीसरी बात है, तीसरा कॉलम है उनके। और फिर उन्होंने आगे कहा कि भारत में बुद्ध धर्म और बुद्ध संस्कृति का नए से निर्माण करना है और भारत को बौद्ध में बनाना है।
हमें लोगों के मन पलट गए, मन में परिवर्तन हुआ तो समाज में और जीने के सभी अंगों में परिवर्तन आ जाएगा, सीधी सी बात है। और बुद्ध धर्म तो 100% मानवतावादी धर्म है, मैत्री करुणा की शिक्षा देने वाला धर्म है। अन्याय के लिए वहां जगह ही नहीं, बिल्कुल दुख निर्माण करने के लिए जगह ही नहीं, बस दुख को नष्ट करने वाली ही शिक्षा है। तो उसको अपनाना हर आदमी की जरूरत होनी चाहिए, और ये जरूरत उसके समझ में आनी चाहिए कि मेरी जरूरत है आज की। मैं जीना चाहता सुख पाने के लिए, अधिक अधिक सुखी होने के लिए। मैं क्यों गलत बातें को पकड़ कर रखा हूं, क्यों गलत वातावरण में जी रहा हूं। इन कल्पनाओं को, इन बातों को मुझे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मेरे काम के नहीं है। तो इतनी समझ तो हर आदमी में आनी ही चाहिए, अगर वो सोच विचार करने की ताकत रखता है तो। ये बहुत ही मूल्यवान बात है, जिसकी तरफ आज के सभी पिछड़े जाति वर्ग के लोगों को ध्यान देना चाहिए। इतना ही नहीं तो भारतवासी हर आदमी को इस पर सोच विचार करना चाहिए, इस बात को समझना चाहिए, और अपने से पूछना चाहिए कि क्या मैं सही में अपने जीवन को सही बनाने में, सुखी बनाने में जी रहा हूं, या ऐसे ही जी रहा हूं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। फिर 5वां पॉइंट बाबा साहब ने बनाया कि सर्वप्रथम जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, और उनमें जो अलग अलग जातियां हैं, उपजातियां हैं, उनको नष्ट करना चाहिए। और उनको नष्ट करते हुए इनका एक दूसरा अलग बौद्ध समाज बनाना चाहिए, जो संगठित होगा, जिनमें एकता होगी, जिनका एक विचार होगा, जिनका एक आचार होगा। तो जो शेड्यूल कास्ट में जातियां हैं, महार है, मातंग है, चमार है, ढेर सारी जातियां हैं, फिर उसमें भी उपजातियां, इस सबको नष्ट किए बगैर इन बिखरे हुए लोगों का संगठन कैसे संभव हो सकता है। और बगैर संगठित हुए आप कुछ नहीं पा सकते, अपना अस्तित्व भी आप कायम नहीं रख सकते, अन्य अत्याचार का प्रतिकार तो आप कर ही नहीं सकते। तो इतनी ही सत्य बात है, ये आज तक लोगों के समझ में अगर नहीं आई है तो बड़ी दुख की बात है, बुरा मानना ही चाहिए। कारण कुछ भी हो, कारणों में हम जाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये तो बिल्कुल हर आदमी की समझ में आना चाहिए। फिर 6वां मुद्दा उन्होंने लिखा था कि अभी जो बौद्ध नहीं बनेंगे, जो अछूत जातियां अभी बौद्ध नहीं बनेंगे, तो आगे ले कुछ 10-15 साल में वो बौद्ध बनेंगे। इस तरह का वातावरण हमको निर्माण करना चाहिए। खैर, ऐसे वातावरण को हमने आज तक निर्माण नहीं किया है, यह हकीकत है। फिर 7वां मुद्दा उन्होंने बताया था कि बुद्ध स्वयं नागवंशीय थे, तो हमें नागवंशी से जुड़ना चाहिए। और इसके पीछे बहुत बहुत भारी विचार है। न केवल अछूत जाति वर्ग, पिछड़े जाति वर्ग के लोग, लेकिन भारत के मेजॉरिटी, बहुसंख्यक लोग नाग की पूजा करने वाले हैं, नागवंश को मानने वाले हैं। तो ये एक साधन है, एक उपाय है इन सभी लोगों को इकट्ठा करने का और बुद्ध की शिक्षा से जोड़ने का। हमने कभी विचार नहीं किया इसके बारे में। फिर 8वीं बात उन्होंने कही थी कि एक मनुष्य के नाते हमें उन्नत होना है, हमें प्रगत होना है। और उनकी छोड़िए, क्या हम मनुष्य के नाते श्रेष्ठ बन सकते हैं? बन सकते हैं, बनना चाहिए, हाँ जरूर चाहिए। तो ये हमारी सबसे पहली महत्वपूर्ण क्या कहे कर्म होना चाहिए हमारा, कि हम खुद को ऊपर उठाएंगे। और लोग इस बारे में बहुत कुछ कर रहे हैं, ये प्रशंसनीय बात है। शिक्षा ले रहे हैं, समझ खुद में परिवर्तन ला रहे हैं,
सामाजिक परिवर्तन है, शैक्षणिक परिवर्तन है, बहुत सारे परिवर्तन आ चुके हैं। तो मनुष्य के नाते उन्नत होने के प्रयास तो लोग बिल्कुल कर रहे हैं, ये बाबा साहब की सबसे बड़ी देन है, लेकिन वो अधूरी हैं। ये पूरी तब तक नहीं होगी जब तक आप बौद्ध धर्म को नहीं अपनाएंगे। इसमें कुछ कमियां हैं, ये कमियां तब तक खत्म नहीं होगी जब तक आप बुद्ध के रास्ते पर नहीं चलोगे। इसको भी तो समझना चाहिए। तो एक मनुष्य के नाते उन्नत होने के काम में तो हम लग चुके हैं, लेकिन वो उतना निष्कलंक ढंग से नहीं कर रहे हैं, इतने शुद्ध ढंग से नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसमें अभी भी कमजोरी है, अभी भी कुछ पिछड़ापन है, उसको मिटाना बहुत जरूरी है। फिर बाबा साहब ने 9वां पॉइंट बताया था कि मैं तो मिशनरी बनने वाला हूं, मैं मिशनरी बनने वाला हूं। और क्यों मिशनरी बनने वाला हूं? तो 1950 में उन्होंने कहा था कि बुद्ध धम्म का प्रचार करना ही सही मानव सेवा है। तो मानव की सही ढंग से सेवा अगर करनी है, मानवतावाद को अगर सही ढंग से अमल में लाना है, जताना है, तो बुद्ध के मार्ग की सिवा पर्याय नहीं, उसका प्रचार प्रसार करने की सिवा पर्याय नहीं। और ये इतना अत्युत्तम काम है, इतना श्रेष्ठ काम है, उसके लिए मैं अपना जीवित समर्पित करने जा रहा हूं, ये घोषणा उन्होंने की थी। अब उनकी घोषणा का ये अंदाज जो था, इसके पीछे जो भावना थी, जो बहुत ही ऊंचा विचार था, वो समझने में निश्चय ही उनके पश्चात बहुत सारे लोग क्या कहें, पीछे रहे हैं, समझ नहीं पाए इस बात को। तो आज की तारीख तो समझना चाहिए कि एक बहुत बड़ी गलती हम कर चुके हैं। फिर 10वां पॉइंट उन्होंने बताया था कि ये धम्म प्रचार का काम ये सामान्य काम नहीं है, ढेर सारे लोग उस काम में आने चाहिए और ये जिम्मेदारी उन्हें उठानी चाहिए। तो लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए सेमिनरी का निर्माण होना जरूरी है, एक नहीं अनंत सेमिनरियों का निर्माण होना चाहिए, ताकि बहुत भारी पैमाने पर भिक्षु भिक्षुनियां प्रशिक्षित हो और उसे उपासक उपासिका भी धम्म प्रचार के लिए प्रशिक्षित हो जाए। दुर्भाग्य की बात है, बाबा साहब जाने के बाद ये काम किसी ने किया ही नहीं बिल्कुल। मैंने 2006 साल में नागपुर में जाकर पहली दफा सेमिनरी का निर्माण किया। कोई बिल्डिंग नहीं बनाई, वो व्यवस्था मुझे आज तक नहीं प्राप्त हुई, लेकिन काम तो शुरू किया, लोगों को प्रशिक्षण देना शुरू किया, भिक्षुओं का निर्माण करना शुरू किया, उपासकों का निर्माण करना शुरू किया, और 2006 साल से वो चल रहा है। अब नागपुर में व्यवस्था न होने के कारण हम करजत में शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि बंबई के कुछ उपासकों ने एक दूसरे से मिलकर एक जमीन खरीदी और उसको दान दिया है सेमिनरी बनवाने के लिए। नागपुर में ये हुआ नहीं, लेकिन नागपुर के लोगों ने हर दिन को सेमिनरी चलाने में इतने सारे वर्षों तक बहुत सारी मेहनत की, बहुत सारा सहयोग दिया है, लेकिन जमीन वगैरह पाकर इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण करने की ताकत वहां पर पैदा नहीं हुई। कुछ भी हो, ये इतनी जरूरत की बात है जो आज तक भारत के बौद्ध समझ नहीं पाए हैं, आज की तारीख में भी समझ नहीं पा रहे हैं। ये बड़ा आश्चर्य है। फिर बाबा साहब ने 11वां पॉइंट लिखा है, बिल्कुल साफ लिखा है, अगर जरूरत पड़ी तो भिक्षुओं का नया संघ निर्माण करना है। जरूरत तो थी, क्योंकि विदेशी भिक्षु यहाँ आकर काम नहीं कर सकते थे, कि वहाँ की भाषा उनको मालूम नहीं थी, यहाँ की संस्कृति मालूम नहीं थी, यहाँ के आचार विचार उनको मालूम नहीं थे, लेकिन भाषा के अभाव से या तो धम्म की शिक्षा नहीं दे पाते थे। तो यहाँ भारत के लोग ही इस तरह से प्रशिक्षित होने चाहिए, भिक्षु प्रशिक्षित होने चाहिए, और उनका एक नया संघ निर्माण होना चाहिए, और नए ढंग से उन्होंने भारत में प्रचार प्रसार करने की जिम्मेदारी उठानी चाहिए। बाबा साहब स्वयं चाहते थे भिक्षु संघ का निर्माण करना,
और आज बाबा साहब का नाम लेकर कुछ लोग कहते हैं कि बाबा साहब ने भिक्षु संघ को नकारा था, वो भिक्षु संघ नहीं चाहते थे, और कुछ लोगों ने अपने उपासकों के संघ बनाए हैं और कहते हैं कि अभी उपासकों के संघ की जरूरत है, भिक्षु के संघ की जरूरत नहीं। हम क्या सोच रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? बाबा साहब के विचारों को किस तरह से हम समझ रहे हैं और किस तरह से लोगों के सामने पेश कर रहे हैं? ये बहुत ही गंभीर विषय चिंतन का। किसी हालत में भिक्षु संघ को धोखा नहीं होना चाहिए। बगैर भिक्षु संघ के दुनिया में प्रचार नहीं हुआ है। राजा अशोक ने भी स्वयं भिक्षु संघ के पीछे खड़े रहकर देश विदेश में धम्म का प्रचार किया है। उपासक नहीं भेजे धम्म प्रचार के लिए, भिक्षु और भिक्षुएं भेजे। विश्व भर में धम्म का प्रचार भिक्षु और भिक्षुओं के कारण हुआ है, न कि उपासकों के कारण। और भारत में वही करने की जरूरत बाबा साहब सोचते थे, और हम बिल्कुल उसके खिलाफ कुछ वर्तन कर रहे हैं। ये तो ठीक महसूस नहीं होता। फिर 12वां पॉइंट उन्होंने कहा था एक धर्म ग्रंथ की जरूरत है, जो उन्होंने स्वयं निर्माण का। फिर 13वां पॉइंट कहा था कि मद्रास, मुंबई, नागपुर और दिल्ली, यहाँ बड़े बड़े विहार होने चाहिए। हमने एक भी शहर में बड़ा विहार निर्माण नहीं किया। फिर 14वां पॉइंट उन्होंने कहा था कि मद्रास, नागपुर, कलकत्ता और दिल्ली, यहाँ धार्मिक और नैतिक शिक्षा देने के लिए स्कूल और महाविद्यालयों का निर्माण होना चाहिए। हमने आज तक कहीं पर भी एक भी स्कूल और एक भी महाविद्यालय शुरू नहीं किया। मैंने पहली दफा महाविद्यालय शुरू किया 2007 में, सेमिनरी के साथ जुड़ा हुआ, एंड इंटरनेशनल स्कूल ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज एंड रिसर्च। फिर 15वां मुद्दा बाबा साहब ने कहा कि कार्ल मार्क्स को बुद्ध जवाब दे सकता है, तो हमें बुद्ध धर्म का यहाँ प्रयोग इस तरह से करना चाहिए कि हम गरीबों को हटाने में कामयाब हो पाएंगे। कार्ल मार्क्स का जो सिद्धांत है, जो गरीब है, मजदूर है, उनका एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए, तो हमने ऐसे समाज का निर्माण करना चाहिए जहां लोगों को दिखाई देगा, अरे कम्युनिज्म की जरूरत नहीं है, बुद्ध धर्म काफी है, इसमें तो सब कुछ है। दुर्भाग्य से हमने इस विषय को कभी समझा ही नहीं आज तक। फिर 16वीं बात बाबा साहब ने कही थी कि जागतिक यानी वर्ल्ड फेलोशिप, वर्ल्ड मिशन निर्माण होना चाहिए, वर्ल्ड बुद्धिस्ट मिशन। विश्व में धर्म प्रचार को प्रेरणा देने के लिए ऐसे मिशन की जरूरत है, हमने नहीं बनाया तक। फिर 17वीं बात कही थी कि हमें बुद्ध धर्म में संप्रदाय नहीं लाने हैं। तो कहा था कि मैं हीनयानी भी नहीं हूं, महायानी भी नहीं हूं, मैं सब बुद्ध को मानने वाला हूं। और जिस जर्नलिस्ट ने उनको प्रश्न पूछा था, उसको उन्हें इस तरह से फटकारा कि तुम्हें जो समझना है समझ लो, अगर तुम्हें इसको नवयान समझना है तो नवयान समझ लो, तुम समझ लो जो समझना है, मैं इसमें से कुछ नहीं हूं। लेकिन आज की तारीख को बाबा साहब के लिखे पढ़े लोग नवयान की बात कर रहे हैं। बाबा साहब ने हमने नवयान दिया है, महायान नहीं, हीनयान नहीं। अरे भाई क्या कर रहे हैं आप? बुद्ध धर्म के दर्शन में, बुद्ध धर्म के इतिहास में इतनी हेराफेरी कर रहे हैं, एक संप्रदाय, एक गुट निर्माण कर रहे हैं जिसके खिलाफ बाबा साहब थे। तो इस बात को हमें बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए। फिर 18वीं बात बाबा साहब ने कही थी कि धम्म सबके लिए एक जैसा है, वो सामाजिक हैं, शास्त्रीय हैं यानी वैज्ञानिक हैं, और सभी को एक जैसा लागू होता है। तो उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये बौद्ध इस दर्जे का, उससे बड़ा वो बौद्ध, उससे बड़ा वो बौद्ध, ऐसी धारणा नहीं है। लेकिन ऐसे भी प्रकार हम आज की तारीख को देखते हैं, बौद्धों में ऊंचा नीचापन निर्माण हुआ है, पद प्रतिष्ठा निर्माण हुई है, कोई अधिकार निर्माण हुए हैं, और लोग इस तरह से उस प्रतिष्ठा को लेकर हम बौद्धों में ऊंचे हैं, हम बौद्धों में श्रेष्ठ है, इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं। इस बात को हम नहीं समझ पाए। फिर बाबा साहब ने 19वीं बात कही थी कि क्योंकि ज्यादा लोग भिक्षु भिक्षुनियां नहीं बनेंगे, ये तो व्यवहार की बात है,
इसलिए हमें उपासकों को ऐसा प्रशिक्षण देना चाहिए कि वो भी बढ़िया धर्म प्रचार कर सके। तो उपासक प्रचारों का निर्माण करने की बाबा साहब की योजना थी, जिस पर आज तक अमल नहीं हुआ है। आज तक कोई प्रचारक, जो उपासक प्रचारक है, वो अपने ज्ञान से, अपने अध्ययन से, अपने तरीके से प्रचार करते हैं, लेकिन उनका प्रशिक्षण कहीं पर नहीं हुआ है। फिर 20वां मुद्दा उन्होंने कहा था कि हमें सामूहिक दृष्टया, सामाजिक तौर पर इकट्ठा आने की, एकजुट होने की कुछ यंत्रणा जो है अपनानी चाहिए। तो हमारे अधिवेशन होने चाहिए, कॉन्फ्रेंसेस होने चाहिए, और इनके माध्यम से हम में बंधुता और एक दूसरे के प्रति सामंजस्य निर्माण होना चाहिए। तो हमारी कॉन्फ्रेंसेस होनी चाहिए, किस लिए? बंधुत्व को बढ़ावा देने के लिए, आपसी एकता को बढ़ावा देने के लिए। हमारे ऐसे बड़े बड़े प्रोग्राम जरूर होने चाहिए, मेला होना चाहिए, परिषद होनी चाहिए, अलग रूप से काम होने चाहिए। किस लिए? किस उद्देश्य से? छूटने के लिए, एक दूसरे से सम्मिलित होने के लिए, एक दूसरे के साथ ये बंधुता जो बढ़ाने के लिए, एकता बढ़ाने के लिए। तो इस तरह से हमारे कॉन्फ्रेंसेस नहीं हो रही है। कॉन्फ्रेंसेस, अधिवेशन, मेला, ये अलग अलग ढंग से होते हैं। सभी लोग जुड़ जाए, सभी लोग उसमें शरीक हो गए, इस तरह का कोई प्रावधान उसमें नहीं होता है। कुछ भी हो भाई और बहनों, तो 20 मुद्दे हैं, और इस 20 मुद्दों को अगर हमने ध्यान में लिया तो हमने बाबा साहब का मिशन ठीक से चलाया नहीं, ये कबूल करना चाहिए। अब इस मिशन को सही ढंग से चलाना है तो हमारे सामने कम से कम कुछ प्रोग्राम होना जरूरी है। कम से कम प्रोग्राम कि क्या करना चाहिए हमें आज की तारीख को। बस इतनी बात कहकर ही मैं अपने इस वक्तव्य को विराम देने जा रहा हूं। कम से कम हमने क्या करना चाहिए? बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन हमने बौद्ध बनने की तरफ प्रतिज्ञाबद्ध, कमिटेड बुद्धिस्ट बनने के लिए प्रयास करने चाहिए। और बाबा साहब ने धम्म दीक्षा का जो महत्व प्रस्तापित किया है उसको आगे बढ़ाना चाहिए। जन्म से बौद्ध करना पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए। किसी को भी मत मानिए जन्म से बौद्ध। ये तो बाबा साहब के साथ विद्रोह हुआ, उनको मिशन का खात्मा करने का कार्यक्रम हुआ। इससे हमें बचना चाहिए, क्योंकि धम्म जीवन जीना जिम्मेदारी उठाना है। अरे नए से जन्मा हुआ बच्चा जिम्मेदारी कैसे उठा सकता है? कहाँ जिम्मेदारी समझेगा वो? इसलिए बाबा साहब ने जो धम्म दीक्षा का प्रावधान किया है उसको हमें बहुत महत्व देकर उस पर सही ढंग से अमल करना चाहिए। ये तो कर सकते हैं। फिर हमारी जीवन पद्धति जो है, जीवन जीने का तरीका जो है, उसमें भी बदलाव आने चाहिए, बाहरी बदलाव आने चाहिए। हमारी आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी के तहत हमें जातिवाचक नामों का परित्याग करना चाहिए। जात फाड़कर फेंकनी है तो जाति के कोई भी लक्षण हम धारण नहीं कर सकते, उससे हमें अलग होना है। तो पहला लक्षण है हमारा जातिवाचक नाम, उससे अलग होना है। दूसरा लक्षण है जाति का धंधा, इससे भी हमें अलग होना चाहिए। धीरे धीरे होना ही चाहिए। अगर कोई बहुत बुरा धंधा कर रहा है, सफाई कामगार है, तो उस आदमी की सोच इससे हमने बनानी चाहिए कि भाई तुम्हारे बच्चे इस काम में नहीं आनी चाहिए, इसका ख्याल रखो। मजबूरन तुम्हें करना पड़ता है, कोई हर्ज नहीं, लेकिन तुम्हारे बच्चे इस काम में नहीं आनी चाहिए। इस तरह का जागरण समाज में फैलाना जरूरी है, जिसकी तरफ हमने ध्यान नहीं दिया। तो धंधों से भी हमें मुक्त होना चाहिए। फिर स्थानांतर भी करना चाहिए, नए नगर बसाने चाहिए, नई बस्तियां बसानी चाहिए जो हमने नहीं किया है। और जो रूढ़ी परंपरा है, जो रीति रिवाज हैं पुराने,
वो सभी छोड़ने चाहिए। एक सिर्फ उदाहरण के तौर पर बताता हूं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। आज भी नागपुर में जब किसी शादी में जाता हूं तो देखता हूं कि शादी के पहले जब यो वर होता है वो आ जाता है शादी की जगह, तो वहां पर वधू के माँ बाप उसके पैर धोते हैं। आज भी चल रहा है और सब ओर से शूटिंग होता है, वीडियो बनाए जाते हैं, डामाडोल होता है। लेकिन ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि बौद्धों की परंपरा के खिलाफ है वो। बुद्ध ने महलकों का आदर सत्कार करने की शिक्षा दी है और विदेश में जो बौद्ध राष्ट्र हैं, बौद्ध देश हैं, वहां बुजुर्ग लोगों की बहुत कीमत की जाती है। छोटा आदमी बुजुर्ग के पैर छूता है, उसका वंदन करता है, उससे अपने पैर नहीं धो लेता। हम ये परंपरा आज भी जताते हैं। मैं सही कह रहा हुआ नहीं? जरा सोचिए, इतनी सारी बातें हैं। महिलाएं मंगलसूत्र पहनती है और कुछ, तो ये सब बातें जिक्र करने का समय नहीं है, इसलिए इसके बारे में नहीं कहूंगा मैं। लेकिन हैं ऐसे जो आदतें, इससे हमें छुटकारा पाना चाहिए। और तीसरी बात है, संघ भावना को हमें जताना चाहिए। अपने अपने अलग अलग टुकड़े बनाकर, संस्थाएं बनाकर समाज में भेद नहीं निर्माण करना चाहिए। संस्थाएं जरूर हो, लेकिन मिलजुल कर काम करने की चेतना उनमें होनी चाहिए। अलगपन दिखाने का कोई कारण नहीं है। सेवा देने की वृत्ति होनी चाहिए, सहयोग करने की वृत्ति होनी चाहिए। तो इस तरह से अगर हम करते हैं तो निश्चय ही सुधार हो जाएगा। और फिर दान पारमिता है। जहां सही धम्म प्रचार हो रहा है, जो भिक्षु सही ढंग से प्रचार कर रहे हैं, जो विहार सही ढंग से काम कर रहा है, दान देने में पीछे न रहे हम, क्योंकि उस दान के बल पर ही तो ये कारोबार चलते रहने वाला है, उसका परिणाम होने वाला है, लोगों का लाभ होने वाला है। तो हमारा दान वास्तव में सही काम में आ जाता है। लेकिन कहीं पर भी हमने दान दिया, जयंती के प्रोग्राम में दिया और फिर उन्हें तमाशा रखा, ऑर्केस्ट्रा रखा, दूसरा कुछ किया, तो ये दान जो है विफल गया है, व्यर्थ गया है, किसी के काम नहीं आया। क्योंकि धम्म के लिए दान देते हैं तो क्या समारोह करने के लिए और गाने बजाने प्रोग्राम करने के लिए? ये तो उद्देश्य नहीं है। वो धम्म के प्रचार के लिए होना चाहिए। धम्म का लाभ लोगों के हाथ आए, इस तरह से होना चाहिए। कुछ भी हो, ये चौथा महत्वपूर्ण कार्य है जो हमें करना चाहिए। और पांचवी बात है, कम से कम हमारे जो रिश्तेदार हैं, हमारे जो करीब के मित्र हैं, उनको तो हमें बौद्ध बनाना चाहिए। अगर नहीं बने हैं तो ये तो करना चाहिए हर आदमी ने। धम्म का प्रचार करना ये तो मानव सेवा है, तो इस सेवा को हमने अपनाना चाहिए। भाई दूसरों की नहीं सेवा कर सकते, औरों को बौद्ध बनने में हम कामयाब नहीं हो सकते, परंतु मेरे तो रिश्तेदार हैं, मेरे तो मित्र हैं, उनको तो मैं कह सकता हूँ कि भाई बौद्ध बनो। उनको समझा सकता हूँ, उनको तैयार कर सकता हूँ, उनका दीक्षा देने का व्यवस्था कर सकता हूँ। और इस तरह से धम्म प्रचार का काम अपनी ओर से जितना अपने शक्ति में संभव है कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें आज की तारीख को 64वें धम्म विजय दिन के बारे में चिंतन करना चाहिए। जो हुआ है पीछे वो हो गया, उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आगे क्या होना चाहिए और किस तरह से और किस उपाय से होगा, इसके बारे में तो हमें सोचना चाहिए। और यही सोच मैं अपने सामने रखी है। इस तरह से 5 बातों को हमने अगर आज अपनाया, जिससे हमारा भविष्य निर्माण हो सकता है, तो हम वाकई बाबा साहब के प्रति कृतज्ञ रहे ऐसा हो जाएगा। और उनके मिशन को चलाने में हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं, इसका उसका अर्थ होगा।
तो आज यही संदेश आपके सामने प्रस्तुत करते हुए, आप सबका मंगल चिंतन करते हुए, क्योंकि तुरंत मुझे दूसरा एक प्रोग्राम है, इसलिए प्रश्नोत्तर के लिए अपने पास तो समय नहीं है। हो सकता है कि अगली बार हम कुछ देखेंगे, आप लिखित स्वरूप के प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन अभी मैं आपकी सभी इजाजत भी चाहता हूँ कि दूसरे वेबिनार में मुझे तुरंत शामिल होना है। तो आज आपका इस तरह से अभिष्ट चिंतन करते हुए, आपका सभी मंगल चिंतन करते हुए मैं आपकी रजा लेता हूँ और मेरे वक्तव्य को यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय भीम। साधु साधु साधु। बंते जी बहुत बहुत साधुवाद। आपके इतने बिजी शेड्यूल से समय निकाला आपने हमारे लिए। बाकी बहुत सारे क्वेश्चंस थे हमारे व्यूअर्स के, तो क्योंकि अभी क्या है ना, बहुत संभ्रम है हमारे सबके मन में, तो वो थोड़ा सा क्लैरिटी उनको चाहिए थी। बट अभी जैसे आपको दूसरा प्रोग्राम अटेंड करना है तो कोई बात नहीं। हम लोग क्या करें, एक 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 काम कर लेते बनते जी। नेक्स्ट जो संडे आएगा ना हमारा, हाँ हाँ, क्योंकि वी वांट टू कंटिन्यू दिस प्रोग्राम नो, ओके ओके ओके, तो संडे को हम लोग एक काम करेंगे, वो ओनली क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे। ठीक है, ठीक है ठीक है, पूरा ओपन सेशन रखेंगे। पूरा ओपन रखेंगे, उसमें ओनली ओके क्वेश्चन ओके एंड ओके, आंसर। दैट्स वेरी गुड। कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू बुद्धिज्म, बाबा साहब, वो भी जो भी हमारे ओह मन दैट में विल बी है बेस्ट। है ना, तो बहुत संडे अच्छी को सजेशन। हाँ प्रश्नोत्तर ही रखते हैं हम लोग। और जो ओके विषय ओके है, ओके, जो बचे विषय है हमारे, जो कार्य कारण भाव है या रिबर्थ है का कॉन्सेप्ट है, हमें यूनिटी कैसे लाना है समाज में, धम्म का प्रचार प्रसार कैसा या हो, वगैरह वगैरह, जो विषय हम लोग फिर बाद में कंटिन्यू करेंगे। दैट विल बी द बेस्ट। यस यस, थैंक यू ओके वेरी मच ठीक भंते है जी। ठीक है, ओके थैंक यू वेरी मच। सभी को ओके, अनेक बधाइयाँ, शुभ चिंतन, सभी का मंगल हो। जय भीम। जय भीम जय भीम। तो साथियों, भंते जी का बहुत बहुत धन्यवाद हम करते हैं, साधुवाद। उनको एक दूसरे प्रोग्राम में, वेबिनार में जाना है। तो नेक्स्ट जो संडे को हम जो कार्यक्रम रखेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ प्रश्नोत्तरी का प्रोग्राम रहेगा। अब आपका जो क्वेश्चन है आज के देशना, इसके पहले की सारे जितने भी देशनाएं भंते जी ने दी है, वो नोट करके रख दीजिए आपका क्वेश्चन। आप नेक्स्ट संडे को 4 बजे ये प्रोग्राम में आइए और एक क्वेश्चन पूछिए, कोई भी रिलेटेड टू बाबा साहेब और धम्म के बारे में जो क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो दैट विल बी एन ओपन सेशन। उसमें कोई भी किसी भी प्रकार का आपका प्रश्न है तो हम पूछ सकते हैं, ठीक है। और जो करजत में जो सेमिनरी हो रही है, बनने जा रही है, उसके लिए बहुत सारे लोगों ने कल हमारे दम्मदान दिया हुआ है। कल करीबन काफी लाख 1.5 लाख रुपए का दम्मदान इकट्ठा हुआ, ऐसा मुझे संतोष जी और बाकी लोगों ने बताया है। तो एक विशेष दिन था कल का, धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस था, धम्म विजय दिन, धन धम्म प्रसाद क्या कहते हैं, अनुवर्तन दिन था, अशोक विजयादशमी जी, जो भी नाम से बोलिए। तो इस ऑस्पिशियस ओकेशन पे बहुत सारे लोग आगे आए और उन्होंने स्वेच्छा से दान दिया, तो बहुत खुशी होती है कि हमारा जो समाज है वो जागृत है और वो अच्छे काम में वो हमेशा आगे बढ़ता है, आगे रहता है। तो रोहिणी निकम मैडम है, उनको बहुत बहुत हम धन्यवाद देना चाहते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से, कि उन्होंने एक प्रोग्राम में वो आए और उन्होंने बाकी लोगों को इनकरेज किया, और उन्होंने उनका जो जिनका भाई, जिनका कुछ दिन पहले उनके डेथ हुए, उनके नाम से उन्होंने दम्मदान दिया 10,000 रुपए का। और भी लोगों ने दिया है, काफ़ी बड़े बड़े हमारे ऑफिसर्स हैं, वो भी सामने आ रहे हैं। तो इस कार्यक्रम में जो भी हमारे साथी इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, मैं सभी से निवेदन करता हूं, तो आप भी अपना धम्मदान दे सकते हैं। नहीं 10,000, नहीं 5,000, जितना आपसे होता है, जितनी क्षमता है, जितनी श्रद्धा है, उतना हम लोग दे सकते हैं। तो साथियों, मैं समझता हूं कि अब मैं ओपन करता हूं, किसी को कुछ बात करनी है तो कर सकते हैं। हाँ, मैं अभी ओपन कर रहा हूं। अगर अगर किसी को नाही कुछ करायचं. अगर किसी को कोई बात करनी है तो अनम्यूट करके बात कीजिए। कोई है जिसको कुछ बात कहनी है? हॅलो. हाँ बोला साहेब, यस। हा, मी आर एस धनेगावकर, औरंगाबाद. हाँ धनेगावकर साहेब, जय भीम, बोला। हा, जय भीम. जय भीम। तर भंतेजींनी जी 20 पॉईंट प्रोग्राम सांगितलेला आहे, हाँ। अतिशय चांगला आहे. हे आपला भारत बौद्धमय करण्यासाठी ती एक वाटचाल आहे. या पण मला असं अजून वाटतं की याच्यामध्ये माझी एक सूचना नाही पण विनंती आहे की अशी की जेवढे आपले बौद्ध विहार कॉलनीमध्ये आहेत हम्म शहरामध्ये, हम्म त्या ठिकाणी रविवारी किंवा
सुट्टीच्या दिवशी मुलावर चांगले संस्कार होण्यासाठी, कारण हे सांस्कृतिक केंद्र झालं पाहिजे, त्यासाठी पालिकेचे किंवा धम्माचे वर्ग चालवून लोकांना आवाहन केलं पाहिजे. जसं श्रीलंकेमध्ये परिवेन स्कूल म्हणून होत्या, ज्या विद्यापीठामध्ये कन्वर्ट झाल्या, कमीत कमी नाही तसं तर कमीत कमी हे धम्म वर्ग तरी चालवावे. करेक्ट आहे. नाही, काही ठिकाणी धम्म वर्ग चालतात. आता मध्ये हा इन्क्लूड करायला काही हरकत नाही. ऍक्च्युअली कसं झालं माहित आहे का, की इथे म्हणजे सार्वजनिक व्हावं. हा, नाही, बरोबर आहे. काही ठिकाणी चालतात, धम्मवर्ग चालतात. इथे मुंबईला ज्या ज्या भागात मी राहतो तिथे पण धम्मवर्ग त्या विहारामध्ये त्या मॅडम घेतात आणि बरेचसे लोक घेतात. परंतु आता कोविडमुळे थोडं प्रॉब्लेम झाला. परंतु कसं आहे की ऑनलाईन धम्मवर्ग आता संडेला होतो आहे 11 वाजता. तर त्याच्यामध्ये बरेचसे मुलं आता मी मागच्या बऱ्याच दिवसापासून बघतो आहे. छोटे छोटे मुलं आहेत, म्हणजे पहिल्या वर्गातून किंवा त्याच्यापेक्षा कमी वर्गातले मुलं, ते 9वी 10वी पर्यंत जे मुलं आहेत ते त्याच्यामध्ये पार्टिसिपेट करतात आणि त्यांच्यामध्ये खूप सिस्टमॅटिक वे मध्ये त्यांना ते धम्मवर्ग चालवला जातो ऑनलाईन ऑनलाईन जो आहे. तर तो पण एक छान प्रोग्राम आहे. हा, माझं असं म्हणणं आहे की आपली जी धम्मलिपी आहे, आपली जी धम्मलिपी आहे ती धम्मलिपी, पाली भाषा, ही सुद्धा त्यांच्यामध्ये आवड निर्माण. राईट. नाही, खूप छान सजेशन दिलं तुम्ही साहेब, धनेगावकर साहेब. आणि पहिल्यांदा जॉईन केला ना कार्यक्रम बंतेजीचा इथे? नाही, मी बरेच जवळ 10-12 व्याख्यान केले म्हणजे. ओके, फाईन. माझ्याकडे नोंदी आहे प्रत्येक. ओके, ठीक. अजून कोणाला काही बोलायचं है और किसी को कुछ बात करनी है? नहीं तो फिर प्रोग्राम वाइंड अप करते हैं. थैंक यू सर. थैंक यू. और कोई बात करना चाहता है, कुछ सजेशन? हाँ, जय साहब, कुछ सजेशन है या कुछ ये प्रोग्राम को और कैसे अच्छे से करें, और बताइए. आप लोगों का सजेशन मैं इनवाइट करता हूँ. अगर किसी को कुछ बात कहनी है तो कर सकते हैं. आप अनम्यूट कीजिए खुद को और बोलिए, बात कीजिए. खुद को अनम्यूट कीजिए और बात कीजिए. एनीबडी? नाही? अनम्यूट करा. अनम्यूट होऊ शकता ना तुम्ही, काही प्रॉब्लेम नाही ना? या यश, रेज योर फिंगर. नहीं, ठीक है. ओके, तो साथियों, इसी के साथ ये कल एक बहुत अच्छा प्रोग्राम मैं आप लोगों को सबकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि कल यानी कौन सा दिन आएगा? मंगलवार ना. मंगलवार को शाम को 6 बजे क्लास 1 से क्लास 10 तक के जो बच्चे हैं उनको, अगर आपके नहीं है, आपके रिश्तेदारी में है या पड़ोस में है, उनको बताइएगा. कल बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम 3 दिन तक होने वाला है. उसमें अबैकस लर्निंग है, वो कल बताएंगे. अबैकस क्या होता है, उसका मैथमेटिक्स में क्या फायदा होता है, आपका फर्दर एजुकेशन में क्या फायदा होता है, उससे गणित जो है विषय कितना इजी जाता है. तो मिस पूर्वी सोमकुवर जो इंटरनेशनल चैंपियन है इसमें अबैकस में, वो क्लास लेने वाली है. तो मैं सभी लोगों को निवेदन करता हूं कि आपके जो बच्चों को, जो भी आपके नॉलेज में है, सबको बच्चों को ये खबर दीजिए कि वो प्रोग्राम ज्वाइन करें. और नेक्स्ट डे है वो ओलंपियाड जो एग्जाम होती है डिफरेंट, जैसे साइंस ओलंपियाड, साइबर ओलंपियाड, इंग्लिश ओलंपियाड, उसके लिए भी पूर्वी जो है नेक्स्ट डे, मतलब एक दिन अबैकस का होगा, दूसरा दिन ओलंपियाड का होगा, और तीसरा दिन होगा वो सिर्फ और सिर्फ स्पेलिंग बी जो कंपटीशन होती है इंग्लिश लैंग्वेज की, उसके बारे में उसका सेशन होगा. क्योंकि पूर्वी ने स्पेलिंग बी में भी बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड उसने जीते हैं. और अभी पूर्वी जो है वो आईआईटी बॉम्बे की फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है. तो मैं, और उसके पास में इतने मेडल है कि वो घर, मतलब वो शोकेस में रखने के लिए वो ट्रॉफीज, मेडल, सर्टिफिकेट इतने सारे हैं कि वो उसमें शोकेस में रखने के लिए हमको जगह कम पड़ती है. तो मैं चाहता हूं कि उद्देश्य यह है कि बच्चों का मार्गदर्शन हो. इसमें प्योर उद्देश्य यही है कि जो हमारे बच्चे हैं उनका सही डायरेक्शन में मार्गदर्शन हो.
तो आपके जितने भी नॉलेज में बच्चे हैं, ये प्रोग्राम जो है उसका उसका उसको मिस मत करिएगा, सारे प्रोग्राम छोड़ दीजिए। शाम को प्रोग्राम इसलिए रखा है ताकि मैक्सिमम बच्चे इस प्रोग्राम में ज्वाइन करें, क्योंकि उस समय कोई ऐसा सीरियल भी नहीं होता है या खेलने का भी टाइम नहीं होता है। तो 6 से 7, 7:30 के बीच में 1-1.5 घंटा 3 दिन आप निकालिए, बच्चों को बोलिए दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम फॉर आवर चिल्ड्रन। हमको बच्चों को, हमारे बच्चों को आगे बढ़ाना है। हम चाहते हैं कि वो नेशनल लेवल पे एक्सेल करे, इंटरनेशनल लेवल पे एक्सेल करे। इसी उद्देश्य को रखते हुए, ध्यान में रखते हुए हमने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। तो मैं सभी को निवेदन करता हूं कि इस बात पे ध्यान रखिए, कल परसों और उसके एक दिन बाद शाम को 6 बजे उसका इनविटेशन आप सबको मिल जाएगा। और अगर किसी को नहीं मिला है तो मेरा मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए, या यू कैन नोट डाउन माय मोबाइल नंबर, मैं चैट बॉक्स में भी डाल देता हूँ। 9435717290, 9435717290। अगर किसी को लिंक नहीं मिली है कार्यक्रम की तो वो मेरे को पर्सनल मैसेज डाल सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं, मैं उनको लिंक शेयर कर दूंगा। तो बच्चों को इसमें इन्वॉल्व करिए, ये दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी यूजफुल प्रोग्राम। एंड और इसी के साथ कि नेक्स्ट संडे को हम लोग भंते जी के देशना में वापस मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ प्रश्नोत्तर उसमें होगा। आपके मन में जो भी प्रश्न रिलेटेड है बाबा साहब के लाइफ के ऊपर, बाबा साहब के मूवमेंट के ऊपर, धम्म के ऊपर, डिफरेंट डिफरेंट करंट्स जो बुद्धिज्म के है, डिफरेंट डिफरेंट सेक्ट्स है, इसके बारे में जो भी प्रश्न है तो उसके बारे में हम लोग भंते जी को, क्योंकि भंते जी बहुत विद्वान भंते जी है, उन्होंने काफी ट्रैवल किया है पूरे पूरे विश्व में, विश्व भ्रमण किया है, और बाबा साहब और बुद्धिज्म की काफी गहराई तक उन्होंने उन्होंने अभ्यास किया है, उन्होंने स्टडी की है। तो साथियों, इसी आशा के साथ कि नेक्स्ट संडे को हम लोग मिलते हैं। बाकी बच्चों के लिए कल से 3 दिन जो है शाम को 6 बजे का कार्यक्रम जारी रहेगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट वंस अगेन on the occasion of auspicious occasion of 64th Dhamma Chakra Pravartan Divas. Thank you so much. Jai Bhim and see you next time. Bye bye. Take care of yourself.